साथियों, अभी हम हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। प्रेस क्लब कृषि भवन के पास पड़ता है, जो वीआईपी एरिया में है। और यहाँ पर नाम से ही जाहिर है कि पत्रकारों का जमावड़ा होता है और सुबह शाम दोपहर 24 घंटे यहाँ पर पत्रकार होते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहसें, बातचीत, खाना पीना सब कुछ होता है। यहीं पर हमें मिल गए हमारे पुराने दोस्त 1990 से लेकर के अब तक के उपेंद्र प्रसाद, जो नवभारत टाइम्स दिल्ली संस्करण में करीब 11.5 साल तक सहायक संपादक रहे हैं। आप हैं उपेंद्र प्रसाद, नवभारत टाइम्स दिल्ली में संस्करण में सहायक संपादक और पटना एडिशन के संपादक रहे हैं और एक जाने माने अर्थशास्त्री या यूं कहें कि आर्थिक मामलों के पत्रकार रहे हैं शुरू से आज तक। और उपेंद्र प्रसाद जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? एक आईपीए संवाद है या प्रेस एजेंसी, उसका हिंदी सर्विस संवाद नाम की है, उसी का मैं भी संपादक हूँ। अच्छा, तो ये आपकी अपनी एजेंसी है? नहीं, ये इसकी स्थापना निखिल चक्रवर्ती ने की थी। निखिल चक्रवर्ती? हाँ, इसके तो संस्थापक संपादक थे। हाँ, पत्रकार थे, तो बड़े पत्रकार थे। बहुत बड़े पत्रकार थे। हाँ। जाने माने अपने समय के इंडिया के टॉप पत्रकारों में से एक थे। टॉप पत्रकार भी थे। उन्होंने मेन स्ट्रीम नाम की मैगजीन भी शुरू की थी। इंडिया प्रेस एजेंसी शुरू की थी। तो इंडिया प्रेस एजेंसी जो अभी श्री नित्या चक्रवर्ती उसके प्रधान संपादक हैं। उसी का जो हिंदी संस्करण आप कहिए, जो हिंदी सेवा है आईपीए की, उसका मैं संपादक हूँ। अच्छी बात है। तो आजकल उत्तर प्रदेश चुनाव की बहुत चर्चा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आगे क्या होने वाला है? कल 7वें चरण का चुनाव है और उसके बाद 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बने? देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहा है ये पिछले चुनावों से हट करके है। अभी जो चुनाव अभियान के दौरान हमने देखा, इसमें अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं वो बहुत मुखर हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी मुखरता के लिए बहुत जाने जाते हैं। वो भी कुछ है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि पहले के चुनाव में हुआ करते थे। मुखर समर्थन के हिसाब से देखा जाए तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आ गई है। लेकिन सिर्फ मुखरता ही इसका आधार नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बिहार में भी देखा है। बिहार का जो चुनाव हो रहा था तो उसमें तेजस्वी यादव के समर्थक बहुत ज्यादा मुखर थे। उनकी सभा में बहुत भीड़ उठती थी। इतनी सभाएं में, तेजस्वी की सभा में भीड़ आती थी, उसकी आधी भी नहीं आती नीतीश कुमार की सभाओं में या भारतीय जनता पार्टी की किसी अन्य नेता की सभाओं में। तो क्या बिहार फिर से दोहराया जाना लगता है आपको? बिहार को दोहराना नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जिस तरह से बिहार में बहुत टफ चुनाव था, इस बार भी चुनाव बहुत टफ है। अच्छा, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और बाकी जो है हर तरह से चुनाव जीतना चाहती है, उसके अंदर ताकत है, आरएसएस की भी ताकत है। और उसके सामने अखिलेश यादव, क्या इनका जाति समीकरण का कार्ड चल पाएगा? देखिए, अखिलेश यादव का सिर्फ जातीय समीकरण का मामला नहीं है। अखिलेश यादव इसलिए बहुत ज्यादा मुखर दिखाई पड़ रहे हैं, उनके समर्थन मुखर दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो मुख्य विपक्षी पार्टी है और यहाँ का जो चुनाव होता है, हमारे यहाँ का चुनाव, दो उसमें इशू होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सपोर्ट और एक होता है नेगेटिव सपोर्ट। तो नेगेटिव विजन की जो ताकत है वो मुख्य विपक्षी पार्टी को अपने आप फायदा देती है वो ताकत। और जिसकी सरकार है उससे लोग बहुत नाराज हैं, इसको नहीं हम देंगे, हम इससे असंतुष्ट हैं। ऐसा फायदा जो मुख्य विपक्षी पार्टी होती है उसको हो जाता है। तो नेगेटिविज्म जो यहाँ है, भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ आक्रोश है अलग अलग कारणों से, उस आक्रोश का फायदा अखिलेश यादव को मिल रहा है। नहीं, इस तरह का आक्रोश तो हम समझते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन वहां पर इनकी कहीं कहीं मतलब अब सरकारें कई हैं भारतीय जनता पार्टी की और आगे भी चुनाव होने वाले हैं। 2024 के पहले लगभग 10 राज्यों में चुनाव होने हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव होता है ना, उसमें मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ता लोगों को। इसलिए उनके खिलाफ जो आक्रोश है वो किस व्यक्ति पर इकट्ठा हो। और फिर भारतीय जनता पार्टी के जो अपने रणनीतिकार हैं
उन लोगों ने कांग्रेस की ऐसी तैसी कर रखी है, उसकी ऐसी छवि खराब कर रखी है, राहुल गांधी की छवि खराब कर रखी है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सबकी छवि खराब कर रखी है। तो वो उसने जो अपना इंतजाम कर लिया है कि कांग्रेस के इर्द गिर्द भाजपाई आक्रोश है, भाजपा के खिलाफ जो आक्रोश है उसके इर्द गिर्द न इकट्ठा हो, इसका इंतजाम कर दिया राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन स्टेट स्तर पर ऐसी बात नहीं है। स्टेट स्तर पर आप देखिए अखिलेश यादव देते हैं चुनौती, उस तरह की चुनौती कहाँ कोई नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर मिलती है। वैसे ही बिहार में, बंगाल में ममता बनर्जी थी, तो वहां देखिए जीत गई। दिल्ली आप देखिए, दिल्ली में जब लोकसभा का चुनाव होता है मोदी के सामने कोई नहीं सामने है। तो बंगाल, एक मिनट, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होता है तो यहाँ केजरीवाल मैटर करते हैं, राष्ट्रीय चुनाव में केजरीवाल मैटर नहीं करते हैं। वो देखना पड़ेगा। हमारे मतदाता बहुत स्मार्ट हो गए हैं, उनकी जो पसंद नापसंद है वो चारों तरफ देख करके करते हैं, उसका असर पड़ता है नतीजों पर। अब बंगाल का क्या पूछ रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो रिजल्ट आने वाला है 10 मार्च को, तो यहाँ पर बंगाल आने जा रहा है, बंगाल की स्थिति होने जा रही है या बिहार की? हम लोग बिहार की स्थिति होगी। बिहार जैसे मतलब एक भारतीय जनता पार्टी सरकार बन जाएगी, जिसकी ही बनेगी वो कम से ही बनेगी, और हो सकता है त्रिशंकु भी हो जाए। बिहार में तो स्पष्ट बहुमत आ गया था एनडीए को, तो 122 जो सीटें होती है उससे 3-4 सीट ज्यादा आ गई थी, वहां पर स्पष्ट बहुमत हो गया था। तो क्या यहाँ पर तो त्रिकोणीय संघर्ष रहा ही नहीं है बताया जाता है? यहाँ तो डायरेक्ट आमना सामना था भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का। पूरे स्तर, प्रदेश स्तर पर ऐसा नहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं जो पॉकेट। हाँ, आपके ये अम्बेडकर नगर, बस्ती और एक संत कबीर नगर नहीं, लेकिन और जो वाले बीएसपी के उम्मीदवार हारेंगे भी, हारने वाले 10,000 5,000 वोट लेकर के ही हारेंगे। उस तरह से नहीं आप कह सकते एकदम आमने सामने हो। आमने सामने तो तब माना जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है उसको 10% से भी कम वोट आए, तब उसको आमने सामने माना। वो तो त्रिकोणीय संघर्ष में होता है जो 10% या 5% से। हाँ, तो उतना जीते में टोटल में बतला रहा हूँ। हाँ, टोटल जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, उसमें अगर बीएसपी इसको हम थर्ड पार्टी भी मान रहे हैं, 10% से उसका कम वोट आ गया, तब हम मान सकते हैं कि आमने सामने होगा। अगर उसको 15% वोट आ रहा है तो जो चुनाव हारते हैं कैंडिडेट, उसके पास जो वोट होता है। नहीं, मायावती तो हमेशा उत्तर प्रदेश के चुनाव में 20-21% पाई है, चाहे और 2007 में 30% पा करके सरकार बनाई है। तो मायावती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दलित वोट उनके साथ अभी भी है, तो वही तो मैंने बोला, और खास करके जाटो वोट तो पूरा का पूरा इनके। यही मैं बोला, इसका सीधे स्टेट मत कहिए सीधे सीधी होगा, फिर त्रिकोणात्मक ही है। त्रिकोणात्मक सीधा मुकाबला तभी होगा जब जो तीसरा पक्ष है बहुत कमजोर हो जाए, तीसरे पक्ष को वोट ही नहीं मिले। यहाँ तो तीसरा पक्ष को वोट मिल रहा है, हो सकता है 20%। अच्छा, मान लीजिए त्रिकोणीय संघर्ष है, तो इसमें मायावती समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को? त्रिकोणीय संघर्ष में उसको फायदा होता है, जो पहले नंबर पर आ गया उसको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में 40%, 42% वोट मिले हैं बीजेपी को और उसके समर्थक पार्टियों को पिछले 3 चुनावों से। तो सवाल देखना है कि उसे कितने घटेंगे। घटना तो निश्चित है, और वो घट करके 35% आता है कि 30% आता है। अगर 35% आ गया तो फिर एडवांटेज पोजीशन में रहेगी बीजेपी। बना लेगी सरकार। 30% में आ गई तो फिर समाजवादी पार्टी। जो आप कह रहे हैं, अगर त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा होगा और 35 या 34-32% भी पा जाएगी, तब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में। अगर समाजवादी पार्टी को इतना वोट आ जाता वही जीत बना लेगी। जो 35% वोट लाएगा उसकी सरकार बन जाएगी, यानी टाइट मुकाबले में भी। हालांकि 22% वोट आया था मायावती को, तब भी 40% आया था बीजेपी को। लेकिन इस बार मायावती का वोट घटेगा। क्या लगता है कि समाजवादी की सरकार बन रही है, मायावती और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बना रही है, या भारतीय जनता पार्टी अकेले की बन रही है? उसका कहना संभव नहीं है। हो सकता है अखिलेश का जो मोर्चा उसको बहुमत आ जाए, हो सकता है बहुमत नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है अपने बूते ही बहुमत आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, सब क्षेत्र के अलग अलग आयाम है सोचने का, अलग अलग वोटर्स प्रोफाइल भी अलग अलग है सभी जगह का। तो आसान नहीं है कहना। ये दिल्ली जैसा नहीं है, छोटी हम तो ये समझ रहे हैं बड़ी जगह है। 7 चरण के चुनाव 7वां होने वाला है, और अभी तक कोई विश्लेषक ये नहीं निर्धारित कर पाया है कि इसमें
भारतीय जनता पार्टी किस फेज में आगे है, किस फेज में समाजवादी आगे है? अब बगैर तथ्य के, बगैर आंकड़ों के सब यही कह रहे हैं कि समाजवादी की बनती है। उसका कारण वही मैंने कहा ना, उसके सपोर्टर ज्यादा मुखर हैं। वो जो साइकोलॉजिकल असर पड़ता है लेकिन मुखरता की जहां तक बात है कि जो मौन वोट होता है वो भी मान्य करता है। बिहार में जो मौन वोट था उसने एनडीए को जिता दिया। इसके जो सपोर्टर होते हैं, कुछ जो जातियां बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है, उसमें याद हो जाती है, उसके जो उसका सपोर्ट मिल रहा है अखिलेश यादव को, और उसके करीब 80-90% लोग हैं जो सड़क पर आ जाते हैं प्रचार करने के लिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कौन सा ऐसा तथ्य है जो कि उसे जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी जोर लगा रही है? भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कोई मुख्य मुद्दा बना रखा है परिवारवाद, जातिवाद। परिवारवाद बोलता है तो उससे भी असर पड़ता है। हाँ, तो घोर परिवारवाद 50 बार कह चुके हैं। हाँ, तो उसका असर है लोगों पर। जातिवाद का उसका भी असर है, क्योंकि खासकर जो वीकर सेक्शन है उत्तर प्रदेश का, उसमें यादवों के खिलाफ एक डर है का माहौल है। जो डर का माहौल है वो भी एक तरह से निगेटिव सपोर्ट मिलता है बीजेपी को। मैंने कहा ना, चुनाव में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मैटर करता है। तो अखिलेश यादव के कारण जो ये अखिलेश यादव का यादवों के कारण एक डर का माहौल है, खास करके कमजोर वर्ग के लोगों में। उनको लगता है कि इसकी सरकार बन जाएगी, हमारे जमीन पर कब्जा कर लेंगे, हमारे मकान पर कब्जा कर लेंगे, हमारी दुकान पर कब्जा कर लेंगे, और इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने जाएंगे थाने में तो सारा रिपोर्ट भी नहीं लिखेगा। वैसे लोग नहीं चाहते हैं कि राय अखिलेश आए। उन लोगों का सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है। कितना मिल रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसको समझने के लिए पूरे जो उत्तर प्रदेश का दौरा इसने कर रखा हो, पूरा दौर जो करा और निष्पक्ष रूप से सोचता हो। अच्छा उपेंद्र जी, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी वैसे तो प्रोजेक्ट कर रखी है योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अगर जीत करके आती है पार्टी तो पहले से बोला गया है कि योगी को बनाया जाएगा, लेकिन अंदर से बात आती है कि केशव प्रसाद मौर्य को भी बोला गया है कि अगर बॉर्डर पर रहेगी, मान लीजिए 195, 200 और जोड़ तोड़ करके बनानी पड़ेगी सरकार, तब जो है केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाएगा। और अगर भारी बहुमत से आता है 200, 250, मतलब 250 के पार आता है, तब योगी को बनाया जाएगा। सही है, 250 ही नहीं बल्कि 210 भी आ जाएगा। हाँ, तो योगी को बना लिया जाएगा। अगर नहीं बहुमत ला पाई भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ, तो वास्तव में योगी का मुख्यमंत्री बनना बहुत ही मुश्किल है। तब हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को बनाएंगे। तो दूसरे नाम भी तो आ सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो बहुत बदनाम हो चुके हैं। कोई जरूरत नहीं होगी, केशव प्रसाद मौर्य हार भी सकते हैं, मान लो वो खुद अपना चुनाव हार जाए, फिर कहां से बनेंगे। लेकिन दूसरा कोई हो सकता है अगर बहुमत नहीं आता है, तो एक संभावना तो हमें इसकी भी लग रही है, खेल होगा जयंत चौधरी हैं, उसको तो अगर सरकार सपा की बनती है तो उप मुख्यमंत्री बनना ही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी नजदीक जाती है 203 के और उसको जयंत चौधरी को लाना पड़ता है, तो हमें तो नहीं लगता कि जयंत चौधरी आएगा। जिस तरह की बातें अमित शाह से किया है, वैसे नहीं होगा। हालांकि 180 आ गया भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बन रही है। हाँ, फिर भारतीय जनता पार्टी जयंत को बोले कि भाई हम आपको मुख्यमंत्री बनाते, हमारे साथ आ जाइए। ये संभावना कोई इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बात, बाहर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी, आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ कभी हुआ है? हुआ कहाँ हुआ है? नीतीश कुमार को बनाया, कितनी कम सीटें हैं। मायावती को बनाया, 3 बार तो यूपी में मायावती को बनाया। मायावती के साथ मिलकर चुनाव तो नहीं लड़ती थी भारतीय जनता पार्टी। वो तो 6-6 महीने से चल रहा था। तो ऐसे ही 5-6 महीने के लिए बनाएगा। आपको क्या लग रहा है कि बना देगा जयंत चौधरी हमेशा के लिए बना देगा? वो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से यूज करती है। बल्कि एक संभावना ये भी है उसको बना करके या तो नहीं भी बना करके बोले कि हम आपको हरित प्रदेश देते हैं, क्योंकि जो हरित प्रदेश का इलाका जो मांग रहती है अजीत सिंह की रही थी, तो उस हरित प्रदेश का जो एक हिस्सा, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग से राज्य बना दिया, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें आएगी। अगर यहाँ की सारी सीटों को निकाल दीजिए, शेष जो उत्तर प्रदेश बच जाता है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में रहेगी, बहुमत नहीं है। इधर ही सबसे खराब हालत है भारतीय जनता पार्टी की। अगर वैसा कोई सीट उभरता है तो आप एक अलग प्रदेश भी देख सकते हैं चुनाव नतीजों के कारण, और फिर उसको ये कर सकती है। अभी भी उसके साथ है जो प्रदेश। अच्छा, हमेशा ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के आता है, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की वजह से ही
उत्तर प्रदेश की छत्रछाया से ही जो है सरकार बनती है केंद्र में, तो अगर हार हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको क्या लगता है कि अगली बार फिर से जो है मोदी जी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? मुश्किल हो जाएगा मोदी जी के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां हार जाती है, अखिलेश की सरकार बन जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा नरेंद्र मोदी के लिए झटका होगा। फिर पार्टी के अंदर या संघ परिवार के अंदर ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठने लगेगी, और एक बार आवाज उठने लग गई फिर वो आवाज दबने वाली नहीं है। नहीं, तो अंदर से तो आवाज अभी भी उठ रही है, बहुत समय से उठ रही है आवाज, लेकिन पहले जैसे अब इनका पकड़ नहीं रह गई है कि हाँ शांत कर दें किसी को, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, वरुण गांधी हो। सुब्रमण्यम स्वामी, वरुण गांधी जैसे लोग सैकड़ों आ जाएंगे। तो वो सैकड़ों लोग, नितिन गडकरी भी कभी कभी मुखर हो जाते हैं, बोल देते हैं कभी। ऐसे लोग बहुत ज्यादा लोग कम से कम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सिर्फ भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसके जो बहुत बड़ा जो IT सेल है, उसमें लोग हैं, उनके पास एक भयानक शब्द हैं। तो वो जो अशिष्ट लोग हैं वो लोग भी हावी हो जाएंगे। इसलिए अगर चुनाव में हार हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नरेंद्र मोदी को झटका है। फिर नरेंद्र मोदी का उसका नेता बने रहना वो आसान नहीं होगा, उनकी चुनौतियां बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, अंदर खाने से भारतीय जनता पार्टी के पता चलता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी पूरी तरह से संघ से मिलकर के चल रही है। संघ भी तैयारी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और हिंदू युवा वाहिनी ने तो खुल करके दिल्ली में जिस तरह से शपथ ग्रहण किया था कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसके लिए मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये भी आपने सुना होगा, वीडियो देखा होगा। तो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के निहितार्थ इस पे क्या कहा जा सकता है? अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बना सकेगी? ये हिंदू राष्ट्र से गुफा है, जुमला है, कुछ होने वाला नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है, जो उसके जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वही लोग कर रहे हैं। नहीं, संविधान में तो संविधान के मौलिक स्ट्रक्चर को, उसके मौलिक ढांचे को खत्म करने के लिए कोई जगह ही नहीं दिया गया है। संशोधन किया जा सकता है, तो नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी, और जब तक संविधान को हटाया नहीं जाएगा तब तक हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं। इसमें 3/4 चाहिए राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। राज्यसभा में तो बहुमत तक आया नहीं बीजेपी को। 3/4 कहाँ से आएगा? तो उसके लिए अब है जो उसका जो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी RSS की पूरी कोशिश है कि RSS के 100 साल पूरे हो रहे हैं 2025 में। कोशिश रहने से क्या होगा, नंबर तो चाहिए ना। राज्यसभा में 22 में कुछ सीटें और घट जाएगी 22 का चुनाव होगा, क्योंकि राज्य में बहुत सारे राज्यों में बीजेपी चुनाव हार चुकी है। और दूसरी बात, क्या हिंदू राष्ट्र को पिछड़ी जातियों के लोग, दलित समाज के लोग, अम्बेडकरवादी जितने भी हैं, क्या ये लोग बर्दाश्त करेंगे? या जो भी धर्मनिरपेक्ष हैं, हिंदुओं में भी बहुत से ऐसे लोग, ओबीसी दलित, उनको हिंदू राष्ट्र क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं है। क्यों? वो तो हिंदू है, तो हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र कोई खतरा नहीं। तो हिंदू है तो हिंदू में जाति है ना, उसी जातियां तो हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो देखिए, भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। हमने जिस देश में 80% हिंदू रह रहे हो, सब कुछ पर हिंदू का कब्जा हो, तो हिंदू राष्ट्र है। अब घोषित हिंदू राष्ट्र भारत अघोषित है, लेकिन इसको घोषित करने में मुश्किल हो जाएगी। घोषित हो ही नहीं पाएगी ना, घोषित करना उसकी प्रायोरिटी भी नहीं होगी। ये जो राष्ट्रवाद है, ये जो पूंजीवाद का खेल है, जो मोदी सरकार है, काट दीजिए, बल्कि से आप कर दीजिए, बंद कर साइलेंट कर। ये आप कहिए कि कुछ होना जाना है नहीं, इसकी प्रायोरिटी ही नहीं है। जो पावरफुल जो है, जो सत्ता पर काबिज है भारत की सत्ता पर, उसका हिंदू राष्ट्र में कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा, ये बताइए, 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी लगभग 10 राज्यों में हार चुकी है। अब इसका भविष्य क्या है? अब ये ढलान पर है, ढलान पर है भविष्य, ढलान पर है, ढलान पर है। इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कहाँ से बना पाएगी? राज्यसभा में सीटें चाहिए, राज्यसभा में मैक्सिमम पहुंच गया है इसका, अब घटेगा ही। विधानसभा में जो चुनाव होकर के आते हैं, राज्यों से ही आते हैं, विधानसभाओं से आते हैं। विधानसभा में इसकी संख्या घट गई है। उत्तर प्रदेश में जो द्विवार्षिक चुनाव हो रहा था, तो उसमें दो को छोड़ करके सारी सीटें पर इसका आ जाता था। जब 12 MP आने हैं तो 10 सीट क्या देते, अब घट के माला 50% पर आ गया, तो 12 MP 6 क्या पाएंगे। तो इसका जो बढ़ने का था वो स्पीड खत्म हो चुका है। अब राज्यसभा में जो आज की संख्या में इतने सदस्य हैं,
उससे ज्यादा कभी नहीं होंगे, उससे कम ही होंगे। वो तो खत्म हो चुका है। बाकी है कि जितना भी डैमेज करना है। और वो मैंने बोला ना, हिंदू राष्ट्र बनाने में इसका ही है नहीं, ये जुमला है हिंदू राष्ट्र। अच्छा, हिंदू राष्ट्र क्या है इसके बाद में स्पष्ट ही नहीं है। लेकिन बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कट्टरपंथी हिंदू लोग। नहीं, ये हिंदू राष्ट्रवाद का अम्बेडकरवादी है, मुस्लिम पॉलिटिशियन है, ये जो लोग हैं यही सब इसको हिंदू राष्ट्रवाद को कर रहे हैं। अरे हिंदू वाहिनी का आपने देखा नहीं था वीडियो? फ्रिंज एलिमेंट्स है, अम्बेडकरवादी फ्रिंज एलिमेंट्स है। युवा वाहिनी आप बोले वही फ्रिंज एलिमेंट्स है। जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, नहीं, युवा वाहिनी के लोग तो ये सब लोग फ्रिंज एलिमेंट्स है, आरएसएस का थोड़े है। बीजेपी सत्ता प्रतिष्ठान का नहीं, इसके बाहर के लोग हैं। योगी ने बनाया है हिंदू युवा वाहिनी को गोरखपुर में, और वो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में काम कर रही है इस समय। हाँ, फिर भी और वही उसने दिल्ली में जो है शपथ ग्रहण किया था कि हमें ये सब फ्रिंज ही है। बाहर हो जाए बीजेपी से तो जो कौन पूछता है। और उसके साथ साथ धर्म संसद जो हरिद्वार में हुआ था वो भी आपने देखा होगा। हाँ, तो जेल में है ना धर्म संसद वाला। हाँ, ये भी जेल में है, कालीचरण भी जेल में है। अरे बहुत, इसलिए वो सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं हिंदू के नाम पर, अम्बेडकर के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर। जो तीन एजेंडा है, एक हिंदूवादी एजेंडा है, एक अम्बेडकरवादी एजेंडा और एक मुस्लिमवादी एजेंडा। तीनों एजेंडा है जो भारत को तबाह करने के लिए, और तीनों में आपसी में मेल जोल भी है। इन तीनों है जो समान रूप से भारत के लिए खतरनाक है। जो एजेंडा है भ्रष्टाचार का एजेंडा है। लोगों, किसानों को सिंचाई मिलनी चाहिए, सीड्स मिलने चाहिए कम कीमत पर, शिक्षा मिलनी चाहिए लोगों को, स्वास्थ्य का इंतजाम होना चाहिए। मेन उसको दबाने के लिए तीन तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स है जो पूरा एक करने वाले। तीनों को व्यवस्था ने खड़ा कर रखा है कि ये इशू चलाते रहो ताकि मुख्य इशू पर होगा ध्यान ही नहीं जाए। एकाएक कुछ होगा, अब वहाँ नाकामी मिल रही है यूक्रेन में, कोई यदि आरक्षण मामला ला रहा है कि आरक्षण रहता तो मेरी बेटी नहीं मरती, मेरा बेटा नहीं मरता। ये सब व्यवस्था का क्रिएट किया हुआ है। ये सब व्यवस्था है जो फ्रिंज एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी आगे चला रही है। इन सबको मैं अलग अलग करके नहीं देखता। अम्बेडकरवादी और हिंदूवादी हैं तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र प्रसाद जी। और वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।